Hello everyone. So in the last class we have started a new session where we are discussing unit number 5 or chapter number 5 from HS first year's political science, that is legislature. तो लेजिस्लेचर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक बार ठीक करना चाहूँगा फर्दर डिस्कशन के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल इन द लास्ट क्लास आई हैव सेड दैट मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ द लोक सभा इज़ 550, 520 फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. तो ये 520 नहीं होगा, मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है, यहाँ पे होगा 530. 530 जो है वो स्टेट से लिए जाते हैं, मतलब जितने भी एमपीज़ हैं वो स्टेट से आते हैं, और 20 जो है वो आते हैं यूनियन टेरिटरीज से. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जो इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड एमपीज़ है, सभी इलेक्टेड एमपीज़ पार्टिसिपेट करते हैं. इलेक्टेड एमपीज़ कितने हैं हमारे? लोकसभा में है 543 एंड राज्यसभा में है 233. ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे. ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे. लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे 543 पार्टिसिपेट करता है लोकसभा से, 233 पार्टिसिपेट करता है राज्यसभा से, एंड प्लस राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है 12, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन पे? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे. ठीक है, तो ये एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ. तो आज हम ब्रॉड क्वेश्चंस जो है, ब्रॉड क्वेश्चंस हमने टोटल 5 ब्रॉड क्वेश्चंस हमने कवर कर लिया था. आज जो है वो नेक्स्ट ब्रॉड क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट ब्रॉड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. भारत के पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, इसको तुम्हें डिस्कस करना है. मतलब क्या है कि भारत के पार्लियामेंट पे लॉ जो है, कानून जो है वो कैसे बनता है, एक लॉ कैसे बनाया जाता है. ठीक है. द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन इंडियन पार्लियामेंट इज़ टेक्निकल एंड टाइम कंज्यूमिंग. बोला गया है कि भारत के पार्लियामेंट पे या फिर भारत की संसद पे जो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है, ठीक है, कानून को बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है एंड टाइम कंज्यूमिंग है. टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कानून बनने में. ठीक है. ए बिल हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स ए लॉ. एक बिल को बहुत सारे स्टेप्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, या फिर एक बिल को बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये बिल जो है वो बनता है लॉ. ठीक है. ए बिल हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस. मतलब क्या है, एक बिल को पास होना पड़ता है बहुत सारे स्टेजेस से. ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स से वो पास होना पड़ता है. देन इट बिकम्स ए लॉ. उसके बाद ही जाके वो लॉ बनता है. स्टेजेस ऑफ पासेज ऑफ बिल्स. द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पासेज ऑफ बिल्स आर एज फॉलोज. मतलब क्या है, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस से या फिर कौन कौन से स्टेप्स से बिल को पास होना पड़ता है. एक्चुअली एक बिल को कानून बनने के लिए टोटल 5 स्टेप्स जो है, या फिर टोटल 5 स्टेजेस या फिर स्टेप्स जो है, इसको पास होना पड़ता है, तब जाके एक बिल जो है वो लॉ बनता है. ठीक है, तुम्हारे बुक पे यही दिया गया है. तो फर्स्ट क्या है देखें. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. ए बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा और राज्यसभा बाय एनी मेंबर. आफ्टर द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इट इज़ पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया. बोला गया है कि बिल जो है, बिल को तुम लोकसभा में भी ला सकते हो, राज्यसभा पे भी ला सकते हो. ठीक है. एक बिल को सोच लो कि बिल को लोकसभा पे लाया गया, तो बिल को लोकसभा पे लाने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, उसको एक गैजेट ऑफ इंडिया, जो भारत का सरकार का जो खुद का न्यूज़पेपर है गैजेट ऑफ इंडिया, इस पे क्या करना पड़ता है, बिल को पब्लिश करना पड़ता है. ठीक है. तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल. इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल का मतलब क्या है कि बिल को लेके आना पड़ेगा. कहाँ पे? तुम लोकसभा पे भी लेके आ सकते हो एंड राज्यसभा पे भी लेके आ सकते हो, और बाई एनी मेंबर, कि कोई भी मेंबर, मतलब क्या है, वो मिनिस्टर भी हो सकता है, नॉन मेंबर भी हो सकता है, मतलब कोई भी मेंबर क्या कर सकता है, बिल को लेके आ सकता है लोकसभा पे या फिर राज्यसभा पे. आफ्टर द बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा. एक बार बिल को तुमने ये लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर किसी भी हाउस में अगर तुमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया है, इट इज़
पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। इसको पब्लिश किया जाएगा कहाँ पे? गैजेट ऑफ इंडिया पे। गैजेट ऑफ इंडिया क्या है? गैजेट ऑफ इंडिया है भारत सरकार का खुद का जो न्यूज़पेपर है, उसको हम बोलते हैं, जहाँ पे बिल्स वगैरह पब्लिश किया जाता है, इसको हम बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल। अभी सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग क्या है? ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल है कि बिल को हाउस पे लेके आना, किसी भी हाउस पे, लोकसभा पे या फिर राज्यसभा पे लेके आना, उसके बाद उस बिल का पब्लिश होना, कहाँ पे पब्लिश होना? गैजेट ऑफ इंडिया पे। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल क्या है? सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल, द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल कॉन्स्टिट्यूट्स द कमिटी स्टेज एंड जनरल डिस्कशन। उसके बाद एक बार बिल को लाके तुमने किसी भी हाउस में तुम बिल को लेके आ गए, बिल पब्लिश होने के बाद, गैजेट ऑफ इंडिया पे बिल को पब्लिश होने के बाद, उसके बाद क्या होता है? पूरा जो हाउस है उसको बहुत सारे कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कमिटी स्टेज। ठीक है, उसके बाद उन कमिटीज़ के बीच होता है जनरल डिस्कशन। बिल को लेके होता है जनरल डिस्कशन, जनरल बातचीत। जनरल बातचीत मतलब सब मिल के क्या करते हैं? बिल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन जो है वो होता है। थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल, द थर्ड रीडिंग इज़ मोर और लेस अ फॉर्मल प्रोसेस। एट दिस स्टेज बिल इज सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। एक बार डिस्कशन खत्म हो गया, तब थर्ड रीडिंग पे क्या होता है? बिल को सबमिट कर दिया जाता है वोटिंग के लिए। मतलब क्या है कि हाउस पे उस बिल को लेके क्या होगा? वोटिंग होगा। इफ़ एक्सेप्टेड, अगर बिल को एक्सेप्ट किया जाता है, देन द बिल इज सेंड टू द अदर हाउस। उसके बाद बिल को भेज दिया जाएगा कहाँ पे? दूसरे हाउस में। अदर हाउस मतलब राज्यसभा में। सोच लो कि कोई एक बिल जो है वो लेके आया है कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, एक बिल को लेके आ गया है लोकसभा में। लोकसभा में अगर कोई बिल आता है तो पहले क्या होगा? इस बिल को पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया में। गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होने के बाद आएगा हमारा सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग पे क्या होगा? उस बिल को लेके डिबेट एंड डिस्कशन होगा और इसके लिए पूरे हाउस को, मतलब लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा? डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन होने के बाद इस बिल के ऊपर होगा वोटिंग। अगर वोटिंग हो जाता है और अगर वोटिंग होने के बाद सभी ने अगर बिल को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर मेजॉरिटी ने अगर बिल को एक्सेप्ट कर लिया है, तब जाके ये बिल पास हो जाएगा किसके पास? दूसरे हाउस के पास। उसके बाद क्या होता है? द बिल इन द अदर हाउस। इन द अदर हाउस ऑल्सो द बिल हैज़ टू पास थ्रू द सेम प्रोसेस। दूसरे हाउस पे भी बिल को सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सेम माध्यम जो चीज़ लोकसभा में हुआ था, पहले हाउस में हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, उसके बाद सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ऐसे ही दूसरे हाउस में किया जाएगा। राज्यसभा में भी सेम चीज़ दोहराया जाएगा। उसके बाद क्या होता है? एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। एक बार दोनों हाउस ने बिल को पास कर दिया, तब जाके ये बिल किसके पास चला जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। व्हेन द टू हाउसेस पास द बिल इट इज़ सेंड टू द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है? जब दोनों हाउस ने, लोकसभा ने एंड राज्यसभा ने, दोनों हाउस ने जब बिल को क्या कर दिया है? पास कर दिया है, तब ये चला जाएगा किसके पास? हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास चला जाएगा ये बिल। विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट और लॉ। मतलब क्या है? जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर अपना एसेंट दे देगा, मतलब अपना जो सिग्नेचर है वो बिठा देंगे, तब जाके क्या होता है? वो बिल जो है वो बन जाता है एक्ट या फिर लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ नोट ऑन पार्लियामेंट्स कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तुम्हें एक नोट लिखना है, पार्लियामेंट कैसे अपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात किया जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स है 543 के, मतलब लोकसभा में जो 543 है, 543 के 10%, 543 का जो 10% है, 10% नहीं सॉरी 15% जो है वो है तुम्हारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितना होता है? एट प्रेजेंट हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो 60 to 65 है। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत ये है कि पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रखता है। देयर आर मेनी वेज इन विच पार्लियामेंट कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। फर्स्ट वन, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या है? क्वेश्चन आवर इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी मीटिंग इन बोथ द हाउसेस। दोनों हाउस पे जो पहला 1 घंटा है, फर्स्ट 1 आवर जो है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन आवर।
क्वेश्चन आवर पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस आवर क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द मेंबर्स एंड आंसर्ड बाय द मिनिस्टर्स। क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, किसको पूछे जाएंगे, कौन पूछेगा क्वेश्चंस, मेंबर्स जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्टर्स कितने हैं, हमने देखा है कि 62 65 जो है वो हमारे मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स जो है वो क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है। डिबेट एंड डिस्कशन, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिबेट एंड डिस्कस ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उसको डिबेट किया जाता है, उस पर डिबेट होता है, उसको डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट पे। नेक्स्ट क्या है, मोशन एंड रिजोल्यूशन। मोशन इज़ ए प्रपोजल brought बिफोर द हाउस फॉर इट्स ओपिनियन, वाइल मोशन इज़ बाइंडिंग, रिजोल्यूशन इज़ नॉट। बोला गया है कि मोशन जो है वो एक प्रपोजल है, ठीक है, वो प्रपोजल तुम कहाँ पे लेके आए हो, हाउस पे लेके। अगर तुम हाउस पे कोई भी प्रपोजल लेके आते हो, ठीक है, और हाउस से उस प्रपोजल के ऊपर अपना ओपिनियन चाहते हो, तो इसको बोला जाता है मोशन। मोशन जो है वो बाइंडिंग है, मोशन तुम ला सकते हो, वो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, लेकिन रिजोल्यूशन जो तुम्हारे जो मोशन पे जो कोई डिसीजन बनेगा ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये मतलब तुम्हारा मोशन को या फिर तुम्हारे प्रपोजल को जो माना जाएगा वो बाइंडिंग नहीं है। अगर माना जाता है तो एक डिसीजन बन जाएगा, और अगर डिसीजन बन जाता है तो वो रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो रिजोल्यूशन इज़ नॉट बाइंडिंग, कि बाइंडिंग तुम्हारे मोशन को माना जाएगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन मोशन तुम्हें पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, मोशन इज़ बाइंडिंग। वाई मोशन इज़ बाइंडिंग? बिकॉज मोशन इज़ ए प्रपोजल। मोशन क्या है? एक प्रपोजल है जिसको तुम लेके आओगे कहाँ पे? हाउस पे। ठीक है, क्यों? बिकॉज हाउस से तुम्हें इस मोशन के ऊपर क्या चाहिए? ओपिनियन चाहिए। ठीक है, सोच लो कि गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी बनाया है, मिनिस्टर्स ने कोई एक पॉलिसी बनाया है, और उस पॉलिसी को वो पॉलिसी एक प्रपोजल है। ठीक है, पॉलिसी उन्होंने बनाया है, एक लिखा जोखा कि वो एक प्रपोजल है, वो हाउस के पास लेके आए हैं कि हाउस से उसका ओपिनियन चाहिए। ठीक है, हाउस क्या चाहता है इस प्रपोजल के बारे में, या फिर हाउस उसका नाम क्या है, मोशन के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो मोशन जो है वो क्या है? वो एक प्रपोजल है। प्रपोजल कौन लेके आए? तुम लेके आओगे, या फिर मेंबर्स लेके आएंगे। कहाँ पे लेके आएंगे? हाउस पे लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? ताकि हाउस अपना ओपिनियन दे पाए। तो मोशन इज़ बाइंडिंग, मोशन जो है वो बाइंडिंग है, लेकिन रिजोल्यूशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। तुम्हारे मोशन के ऊपर या फिर तुम्हारे प्रपोजल के ऊपर कोई भी डिसीजन बनेगा, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एडजॉर्नमेंट मोशन मीन्स कीपिंग असाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर डिस्कसिंग ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। मतलब क्या है? पार्लियामेंट पे या फिर हाउस में जो नॉर्मल बातचीत जो होता है उसको अगर साइड में रख के देश का कोई इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, ठीक है, देश की जनता के लिए या फिर देश के एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर अगर बातचीत करने के लिए बोला जाता है, देन इसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, याद रखना, पार्लियामेंट पे हर दिन नॉर्मल बातचीत होता रहता है, तो नॉर्मल बिजनेस जो है पार्लियामेंट का या फिर नॉर्मल बातचीत जो है पार्लियामेंट का, उसको अगर असाइड करके, असाइड मतलब साइड में रख के अगर हम कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बातचीत करते हैं, देन इसको हम बोलते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। उसके बाद क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा एंड ओनली बाय द ऑपोजिशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? ये कभी भी अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी से अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए बोल सकता है। कॉन्फिडेंस शो करना मतलब अपना मेजोरिटी जो है उसको शो करने के लिए बोल सकता है। अगर पार्लियामेंट पे या फिर लोकसभा में अगर रूलिंग पार्टी उस टाइम पे अपना मेजोरिटी शो नहीं कर पाता है, मेजोरिटी मतलब कॉन्फिडेंस अगर शो नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट गिर सकता है। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। नो कॉन्फिडेंस मोशन को तुम सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे ही कर सकते हो, और कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही कर सकता है। किसके अगेंस्ट पे? रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट पे। ठीक है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, या फिर रूलिंग पार्टी के कोई भी मिनिस्टर या फिर मेंबर के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कंट्रोल। बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड इट नीड्स अप्रूवल ऑफ द हाउस। मतलब क्या है? बजट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में, किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो बजट इज़ प्रेजेंटेड इन द लोकसभा एंड इट नीड्स अप्रूवल ऑफ द हाउस। मतलब क्या है? बजट को पास होने के लिए हाउस का अप्रूवल चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि हाउस को बताया बिना तुमने बजट पास कर दिया। हाउस हैज़ टू अप्रूव द बजट, तब जाके बजट जो है वो पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन डिफेक्शन। डिफेक्शन के ऊपर एक नोट लिखना है। ठीक है,
बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्शन मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम ड्यूटी। डिफेक्शन का मतलब क्या है कि अगर तुम अपने कर्तव्य से भाग जाते हो देन इसको बोला जाता है डिफेक्शन। लेकिन पॉलिटिक्स पे क्या है? इन पॉलिटिक्स इट मीन्स टू लीव वन पार्टी एंड ज्वाइन अनदर। अगर कोई इंसान एक अपना पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जाकर ज्वाइन करता है तब इसको बोला जाता है डिफेक्शन। इट मीन्स रिमेन एब्सेंट इन हाउस व्हेन आस्क्ड द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट। डिफेक्शन का और एक मतलब भी हो सकता है, अगर तुम्हारे पार्टी के लीडर ने तुम्हें प्रेजेंट रहने के लिए बोला है किसी भी मतलब हाउस पे, ठीक है। लोकसभा में सोच लो कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, पार्टी के किसी भी एक मेंबर को हाउस में प्रेजेंट रहने के लिए बोला है, ठीक है। अगर वो लीडरशिप को ना मान के या फिर लीडर के इस ओपिनियन को या फिर लीडर के इस बुलावे को ना मान के वो एब्सेंट रहता है, वो हाउस पे प्रेजेंट नहीं रहता है, तब भी इसको क्या बोला जाता है? डिफेक्शन बोला जा सकता है, ठीक है। इन 1985 पार्लियामेंट पास्ड एंटी डिफेक्शन लॉ टू कर्ब डिफेक्शन। डिफेक्शन को बंद करने के लिए, ठीक है, डिफेक्शन को बंद करने के लिए पार्लियामेंट ने 1985 में एक लॉ पास किया है, इसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इन द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइड्स ए न्यू लॉ अकॉर्डिंग टू व्हिच ए मेंबर लूजेस membership of the house and is disqualified from holding any political office of the party। मतलब क्या है, अगर तुमने अपने पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरे पॉलिटिकल पार्टी, सोच लो कि आज कोई एक इंसान है एमपी, ठीक है, वो बीजेपी का एमपी है, उसने बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के अगर वो जाके कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है तो वो बीजेपी का जो मेंबरशिप है वो खो जाएगा उसका। पहले ये ऐसा नहीं था, ठीक है। बीजेपी मेंबरशिप जो है, बीजेपी का जो एमपीशिप है वो खो बैठेगा, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? दोबारा फिर से री इलेक्शन करना पड़ेगा, री इलेक्शन करके उस इलेक्शन को फिर से जीतना पड़ेगा और जीतने के बाद जाके वो फिर से एमएलए या फिर एमपी बन सकता है, ठीक है। तो इसी को ही बोला जाता है डिफेक्शन। और डिफेक्शन जो है, डिफेक्शन के लिए नए नए कानून जो है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 91st टाइम जब हमारे भारत के संविधान को चेंज किया गया था तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने ये बोला था कि एक मेंबर जो है वो अपना मेंबरशिप खो बैठता है, ठीक है। हाउस का जो मेंबरशिप है वो खो बैठता है या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा अगर उसने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जाके ज्वाइन किया तो, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में हमें लिखना है। राज्यसभा कैन इंट्रोड्यूस नॉन मनी बिल। मतलब क्या है, मनी बिल को छोड़ के जितने भी बिल्स है जिसको हम नॉन मनी बिल्स बोलते हैं, वो सभी बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ पे? राज्यसभा। मतलब वो सभी बिल्स को तुम ला सकते हो कहाँ पे? राज्यसभा पे। लेकिन याद रखना, मनी बिल्स जो है, मनी रिलेटेड जितने भी बिल्स है वो सिर्फ और सिर्फ तुम ला सकते हो लोकसभा पे ही। राज्यसभा जो है, राज्यसभा का कोई भी पावर जो है वो मनी बिल के ऊपर नहीं है। राज्यसभा सिर्फ मनी बिल को डिले कर सकता है 14 डेज तक, बाकी और कोई भी पावर राज्यसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट क्या है देखो, राज्यसभा कैन डिले ए मनी बिल पास विद लोकसभा फॉर 14 डेज। मतलब क्या है, लोकसभा ने, अगर सोच लो कि ये है लोकसभा और ये है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा ने मनी बिल को पास किया है राज्यसभा पे, राज्यसभा जो है वो 14 दिन तक क्या कर सकता है? मनी बिल को डिले कर सकता है, अपने पास रख सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया कि राज्यसभा कैन डिले मनी बिल पास विद लोकसभा फॉर 14 डेज। राज्यसभा लोकसभा से पास होने वाले मनी बिल को 14 दिन तक डिले कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय मीन्स ऑफ क्वेश्चंस, डिबेट एंड डिस्कशन, मोशन एंड रिजोल्यूशन। राज्यसभा भी क्या कर सकता है? एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करके रख सकता है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, जैसे हमने देखा है क्वेश्चन आवर, उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन के माध्यम से, उसके बाद मोशन एंड रिजोल्यूशन जो है उसके भी माध्यम से। राज्यसभा along with the लोकसभा कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा along with लोकसभा कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राज्यसभा के एमपीज एंड लोकसभा के एमपीज दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट को जब इलेक्शन होता है तब जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे जितने भी इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड जितने भी मेंबर्स है वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं,
राज्यसभा along with लोकसभा कैन रिमूव द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एकदम इजी है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलके वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिमूव कर सकता है, हाई कोर्ट के जजेस जो है उनको भी रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आज रखेंगे और क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे। बार बार देखो, कोई भी डाउट होने से पूछना। क्लास स्टार्ट होने के बाद फिर से और एक बार डिस्कशन जो है वो मैं करके दे दूँगा, लेकिन फिर भी जितना हो सके वीडियो के माध्यम से जानने की या फिर समझने की कोशिश जो है वो करना।